गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून धनंजय, अविनाश, रिया, प्रत्युषा, कैसे हैं आप? बढ़िया। आवाज आ रही है? क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंकिता, गुड आफ्टरनून। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता है आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजी में? क्या आपको पता है? इसी चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। 11 क्वेश्चन आए थे। इसी चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 4 क्वेश्चन आते हैं। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? नहीं, 10 से 11 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, आराम से आते हैं 10 से 11 क्वेश्चन। नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको हमें रिवाइज करना है। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो के बारे में, कुछ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में। पहले हमने डिस्कशन की दो दो हमने कर लिया था। नहीं, रणनीति ज्वाइन करना है आप लोगों को? यस, रणनीति ज्वाइन करना है। कैसे आप प्रिपेयर होंगे? आपको आगे एग्जाम आने वाला है। आने वाला है, इसलिए वो रणनीति सेशन भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है? यस। हाँ, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो बर्थ रेट और आपने डेथ रेट के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया था। डेथ रेट दोनों ही पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हैं। These are not characteristic property of the individual organism. सेक्स रेशियो और एक एट्रीब्यूट है। एक ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन के बारे में बात करें, आइदर मेल होता है या फीमेल होता है। नहीं, अब ये जो सेक्स रेशियो बेसिकली मैं ह्यूमन के बारे में बता रहा हूँ, ह्यूमन के बारे में। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी नहीं बात कर रहा हूँ। आइदर वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। नहीं, इसी से सेक्स रेशियो निकलता है। ज्यादातर आप देखेंगे मेल और फीमेल रेशियो में थोड़ा सा अंतर है। नहीं, क्यों अंतर है? क्योंकि फीमेल चाइल्ड को बहुत क्या होता है कि लोग फीमेल नहीं चाहते हैं। अब तो चाहने लगे हैं। अब फीमेल चाइल्ड डेथ रेशियो बहुत ज्यादा। अब अब क्या हो रहा है, थोड़ा बैलेंस आ रहा है, मेल और फीमेल सेक्स रेशियो। अब एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, वही मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो को मैं आप याद रखेंगे, ये सेक्स रेशियो होता है। आप फीमेल चाइल्ड चाह रहे हैं। हाँ, अब तो मेल चाइल्ड क्या है, हम बदमाशी करते हैं इसलिए शायद मेल चाइल्ड नहीं चाह रहा। यस, आई हैव अ डॉटर टू। यस, मेरा भी एक डॉटर है। नहीं, हाँ। वो क्या होते हैं कि डॉटर लक्ष्मी होती है ना, हम कहते हैं। वो कितने, वो 19 मंथ्स की होगी, 19 मंथ्स की होगी, बीच में है वो, ट्रांजिशन में है। यस। तो फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, यहाँ पर जो रेशियो है मेल इज टू फीमेल हमारे कंट्री में। ठीक है? तो फिर वही उसी के बारे में, इसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। क्या किसी सिर्फ मेल को अगर आप लेंगे, क्या सेक्स रेशियो बन सकता है? या सिर्फ फीमेल को लेने से सेक्स रेशियो बन सकता है? नो, सिर्फ मेल या फीमेल से सेक्स रेशियो नहीं बन सकता। तो ऑर्गेनिज्म का क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं, एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल होते हैं, वहां पर हम रेशियो निकाल सकते हैं कि कितने मेल है कितने फीमेल है। उसी में और एक हम बात करें, एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। एज, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेस देन 15 ईयर्स ले रहा हूं, तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो है अभी रिप्रोडक्शन के फेज में नहीं आएंगे। मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम इन्हें रखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। इस टाइम पर उनको प्री रिप्रोडक्टिव रखा जाता है, 15 साल से पहले। ठीक, फिर आ जाता है, हाँ, जुवेनाइल कह सकते हैं, जुवेनाइल कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव 15 साल से 44 ईयर्स। फिर भी रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर हमारा मैरिज का एज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, 21 ले रहे हैं शायद। तो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मतलब मिनिमम एक सर्टेन एज आने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 15 to 44 ईयर्स लिया है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये क्या है? ये है ग्रेटर देन 45 ईयर्स। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या कम हो जाती है? मतलब देखो, एक्सेप्शन तो होते हैं, मतलब हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या है, 45 ईयर्स के बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्शन होना डिफिकल्ट हो जाएगा।
यस और नो? एक फीमेल को जो एबिलिटी है रिप्रोडक्शन का, अगर एक एवरेज एक एज ले तो 45 के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मेल में हो सकता है या फीमेल में कोई दिक्कत आ सकती है, दोनों में दिक्कत आने की चांसेस है 45 के बाद। यस, दोनों में, ऐसा नहीं कि फीमेल में होता है, मेल में भी होता है। नहीं, मेल भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि फीमेल लूज करते हैं, मेल भी लूज कर सकता है। तो ये है आपके एज, एज आपने देख ली। फिर इनमें आप स्ट्रक्चर के बारे में, सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। A population at any given time is composed of individuals of different ages। नहीं, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है अमित, कोई बात नहीं है। देखो सेक्स रेशियो के बारे में हम बात करें। अब लेस देन 15 ईयर्स है, 15 टू 44 ईयर्स और 45 ईयर्स, ग्रेटर देन 45 ईयर्स, ये तीन एज आप याद रखेंगे। यस, याद ही रखना है, जो दिया गया है उसी को याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो पॉपुलेशन हैज 3 एज ग्रुप्स, 3 एज ग्रुप्स ने हमने इसको बांध दिया है, एक प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। एक पॉपुलेशन में क्या सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हो सकता है? मुझे बताइए, क्या सिर्फ एक पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हो सकता है? नहीं, प्री भी है, रिप्रोडक्टिव भी है और पोस्ट भी है, तीनों मिलकर है। अगर तीनों मिलकर हैं, क्या इनके बीच में एक रेशियो हम निकाल सकते हैं? अगर एक पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, क्या इनका एक रेशियो निकाल सकते हैं? उसी के बारे में आगे हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर ध्यान दीजिए, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी एक गिवन टाइम पर, ठीक है, इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। आप ले लो, अब हम ले रहे हैं अगर 2024 ले रहे हैं, ठीक है 2024 ले रहे हैं, इसी टाइम पर क्या हम इन डिफरेंट एजेस हमें मिलते हैं? मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 2024 में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इंडिया में हैं? इंडिया में है, तीनों है। तो वही बता रहा, कंपोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं ले रहा हूं, एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? परसेंटेज में, अगर मैं परसेंटेज में ले रहा हूं कि कितना परसेंटेज है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, कितना परसेंटेज है आपका रिप्रोडक्टिव और कितना परसेंटेज है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्या इन तीनों को मिलाकर मैं एक एज पिरामिड बना सकता हूं? पिरामिड, यस। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लेता हूं तो क्या कर सकता हूं? एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एक पिरामिड हो सकता है। अब देखते हैं उसी के बारे में। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम। जब भी आप परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, क्या सिर्फ फीमेल लेते हैं या ये परसेंटेज बोथ मेल और फीमेल दोनों का होता है? जो आपने एजेस लिए हैं दोनों का होता है, बोथ होता है, मेल एंड फीमेल। द शेप ऑफ द पिरामिड, अगर मैं पिरामिड का शेप लूं तो वो ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन बता। ग्रोथ स्टेटस एक्सपेंडिंग हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। मुझे बताओ, ग्रोथ एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है? पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज कर रहा है, यस। एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं। दूसरा, स्टेबल, मतलब यहां पर क्या है? स्टेबल है, मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, स्टेश कांस्टेंट है। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, नहीं, नहीं स्टेशनरी है, स्टेबल है। और एक है डिक्लाइनिंग, यहां पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन क्या हो रहा है? पॉपुलेशन अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फिर हम बता सकते हैं ये क्या है? डिक्लाइनिंग। ये एक अर्न शब्द है, नहीं, आप देख सकते हैं ये कौन सा शब्द है? अर्न शब्द, अनशब्द नहीं। एक पॉट की तरह दिखाई दे रहा है, पॉट की तरह, मटका, वेरी गुड, पॉट की तरह या मटका दिखाई दे रहा है, यस, एक मटके की तरह दिखाई दे रहा है।
तो ये तीनों पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, किसे हम एक्सपैंडिंग कह सकते हैं। बेटा अगर प्री फर्टिलाइजेशन individuals are more than fertilization and fertilization is more than your what post fertilization, then it is expanding. तो प्री रिप्रोडक्टिव हायर नंबर में होंगे देन द रिप्रोडक्टिव विल बी हायर देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, फ्यूअर पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम, मॉडरेट नंबर पर रिप्रोडक्टिव है, और हायर नंबर पर प्री रिप्रोडक्टिव। तो याद रखेंगे जब हायर होते हैं और सबसे लोअर होते हैं कौन, लोअर होते हैं, ये लोअर होते हैं, और बीच में जो प्रेजेंट है, बीच में जो प्रेजेंट है, ठीक है, हायर प्री रिप्रोडक्टिव, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। तो फिर मुझे बताइए क्या ये पॉपुलेशन एक एक्चुअल पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है? यस, क्या ये एक पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है? तो क्या एक्सपैंडिंग जो है, इनका एक्सपैंडिंग का जो एज स्ट्रक्चर है, तो क्या इसे मैं पिरामिड कह सकता हूँ, पिरामिड? यस, मैं इसे पिरामिड स्ट्रक्चर कह सकता हूँ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में, जब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको, अच्छा इस तरह के पिरामिड कहां पर मिलते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर क्या डेवलपिंग कंट्रीज में मिलते हैं? यस, डेवलपिंग कंट्रीज में, यस डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, इंडिया इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। याद रखें इंडिया जो है एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, पिरामिड स्ट्रक्चर है इनका, एज स्ट्रक्चर, जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इज हायर, मतलब यंग इंडिविजुअल्स ज्यादा है, ठीक है। नो, डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी तक डेवलप्ड नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं, याद रखिएगा। चाइना भी इतना नहीं है, आप जापान कह सकते हैं, जापान, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, नहीं, डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया अलग होते हैं। हम बन सकते हैं, बन सकते हैं, बने नहीं। जब हमारा कंट्री में क्या होगा, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें, एक तो ये एज स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नहीं, एज स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या है, एजुकेशन एंड योर फूड, फूड सबको इकोनॉमिकली स्टेबल है, सब इकोनॉमिकली क्या है, मतलब गरीब अमीर का ज्यादा अंतर नहीं, गरीब अमीर का ज्यादा अंतर नहीं होगा, रिच एंड पुअर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और सारे कोई पुअर लेवल पर नहीं होंगे, इनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ट्रायंगुलर शेप एज पिरामिड, ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। अगर ट्रायंगुलर शेप एज पिरामिड है, पिरामिड जो है ट्रायंगुलर शेप है, तो फिर इसे कह सकते हैं हम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। फिर आ जाता है स्टेबल, स्टेबल में क्या होता है, अब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव क्या सेम होते हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या यहाँ पर सेम होते हैं? यस, नियरली। यहाँ पर देखिए, ये दोनों प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ये दोनों जो हैं यहाँ पर, ये नियरली क्या होता है, नियरली सेम होता है, इक्वल नंबर में होते हैं, नियरली सेम इक्वल नंबर में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव individuals will constitute a mature population or a stable population, ठीक है। developed countries have a steeper pyramid, steeper, which represents a stable population। तो रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव नियरली सेम है, पोस्ट लोअर साइड में कौन है, लोअर साइड में कौन है, लोअर साइड में आपके हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, लोअर साइड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। नियरली सेम कौन है, नियरली सेम है रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव या इक्वल नंबर में। तो डेवलप्ड कौन है,
आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहते हैं, आप जापान को कहते हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? नहीं, इस तरह से कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन याद रखिएगा यूएसए स्टेबल में आ सकता है, यूएसए स्टेबल में आ सकता है क्योंकि उसका पॉपुलेशन ठीक ठाक। हम बेसिकली एज ग्रुप को देख रहे हैं यहाँ पर, एज ग्रुप। लेकिन क्या जापान और चाइना डिक्लाइनिंग है? उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, जापान कम हो रहा है। देखो डेवलप्ड है लेकिन वो कम हो रहा है। देखो डेवलप्ड कंट्री है जापान, लेकिन वो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं एज ग्रुप के साथ। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? आप एज ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रहा है। परसेंटेज ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम यूएस ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वो भी डिक्लाइनिंग, एज ग्रुप के हिसाब से हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये है बेल शेप्ड। अगर आप स्टेबल के बारे में बताएंगे तो ये कौन सा शेप ले रहा है? बेल शेप ले रहा है, बेल शेप्ड पिरामिड। एज पिरामिड यहाँ पर कौन सा शेप है? बेल शेप। याद रखेंगे, बेल की तरह दिखाई देता है, नहीं बेल की तरह दिखाई देता है। घंटी इस्तेमाल करते हैं कि? हाँ, घंटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो है बेल शेप, ठीक है। डिक्लाइनिंग में देखेंगे, डिक्लाइनिंग में क्या हो रहा है? क्या सबसे ज्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और या यहाँ देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नहीं। तो फ्यूअर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव वंस विल मेक द पॉपुलेशन एज्ड हो जाएगा। ये नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है। जैसे कि जापान में आपको पता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा है, नहीं? तो क्या पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगा? इनका जो रिप्रोडक्टिव कम है, प्री रिप्रोडक्टिव, ऐसा क्यों है? प्री रिप्रोडक्टिव कम क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव वाले प्रोडक्शन करना बंद कर दिए हैं। वहां पर रिप्रोडक्शन करने वाले क्या किए? शादी तो कर रहे हैं, चाइल्ड नहीं कर रहे हैं। शादी भी अगर कर रहे हैं, चाइल्ड नहीं बना रहे, मतलब बच्चे नहीं चाहते। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे बनने चाहिए। बच्चे बनेंगे तो फिर क्या होगा? वो बढ़ेगा पॉपुलेशन। आप समझो कि रिप्रोडक्टिव जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। सिंपल सा चीज। बहुत सारे लोग किस स्टेज में? रिप्रोडक्टिव का परसेंटेज क्या है? हायर पॉइंट, हाई में। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाएगा कि नहीं? सही है। हाँ, ये बढ़िया बात है अमित। आपके पापा के 6 सिबलिंग थे। अब मुझे बताओ आपके पापा के कितने चाइल्ड हैं? यस। आप बताओ कितने भाई बहन हो आप लोग? दो ही है, दो ही हैं। आप मुझे बताओ 6 लोग हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में, नहीं, 6 लोगों हैं। पहले एक 6 रिप्रोडक्शन करते थे, अब एक 2 ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या प्री रिप्रोडक्टिव कम नहीं हो जाएगा? अरे कम होगा ना, जो भी हो। आगे जाकर आप एक करेंगे, समझो कैसे कम होता है। 6 बच्चे प्रोड्यूस करते थे पहले, फिर अब 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे जाकर आप क्या करेंगे? एक रिप्रोडक्शन करेंगे। अरे एक बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है, एक बच्चा संभालना। तो क्या हो रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाएंगे कि नहीं, बताओ? देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप नहीं करना चाहते हैं वो तो अलग बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पहले 6, 7, 8, 9, 10 कर रहे थे, फिर पॉपुलेशन बूमिंग हो रहा था, बूमिंग। फिर क्या हुआ? 6, 7 से 3, 4, 3 में आ गए, 4, 3 में। पता है वो 10 बच्चे करते थे तभी 6 बच्चे जिंदा रहते थे। अब 10 के 10 जिंदा नहीं रह सकते, इतना मतलब होता है वो तो वहां पर
रिप्रोडक्शन बंद ही नहीं होते थे, समझो बात। उन वहां पर जो रिप्रोडक्शन के लिए, जो बंद करने के लिए कोई वो मेडिसिन नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सच में। आगे ऐसा ही होता था, 10 करते थे, उनमें से 6 5 बच गए। अब आगे जब जाते हैं, अब क्या हो रहा है, 5 6 अभी नहीं करते थे, 2 3 3 4 के बीच में चलता था। फिर क्या हो गया, 2 आ गया, 2 से फिर 1 आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे एक बच्चे क्यों करने हैं, आप समझ रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव कम होता जा रहा है। रिप्रोडक्टिव ज्यादा है अभी, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे ना पैदा करने से वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। नेगेटिव है, ठीक है। और ये कौन सा शेप ले रहा है मुझे बताओ। ठीक है, अनशेप्ड, अनशेप्ड, ऑल्सो नोन एज अनशेप्ड एज पिरामिड। वेरी गुड। तो तीनों एज पीरियड स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, 3 एज स्ट्रक्चर आपने देख लिए, याद रखेंगे। एक है ट्रायंगुलर शेप, अगर बात करें, एक तो ट्रायंगुलर है, एक बेल शेप्ड है, एक अनशेप्ड। ये तीनों शेप आपने पिरामिड के देखे, पिरामिड, ये पिरामिड के 3 शेप है, ट्रायंगुलर, बेल और अन, तीनों शेप है पिरामिड, 3 टाइप के एज स्ट्रक्चर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा एनसीईआरटी का लाइन दिया है, ठीक है। A population at any given time is composed of individuals of different age groups. If the age distribution, ठीक है, क्या इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, अगर एज परसेंटेज के हिसाब से, एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने पॉपुलेशन के लिए एक क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उसे आप एज पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एज पिरामिड है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो डोंट वरी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में देखिए 3 स्ट्रक्चर दिए गए, ठीक है। एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, नहीं, एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। सर क्या इम्पोर्टेंसी एज ए फैक्टर कैन रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग शेप, हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंसी तो वही है ना, मतलब वो तो रेयर होते हैं ना। डिक्लाइनिंग रीजन है चाइल्ड बर्थ ना होना, बेसिकली चाइल्ड बर्थ ना होना, मतलब रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्शन नहीं कर, बेसिक चीज वही है, ठीक। पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन में हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, हमने नाटालिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, क्या क्या कर लिया हमने, नाटालिटी कर लिया, मोर्टेलिटी हमने पढ़ लिया, सेक्स रेशियो पढ़ लिया हमने, एज एंड स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर, एज पिरामिड पढ़ लिया। फिर आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी में एक चीज याद रखिएगा, क्या सिर्फ नंबर को लेकर हम डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, कभी कभी बायोमास को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इट इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, नहीं। आप आप डेंसिटी क्या ले रहे हैं, आप इंडिया का भी ले सकते हैं, नहीं, आप आपके खुद के स्टेट के लिए ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टेट जैसे उड़ीसा के लिए ले सकते हैं, ये एक स्टेट है, ले सकते हैं कि नहीं, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ले सकते हैं, जैसे पूरी, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ले सकते हैं, क्या एज डेंसिटी इस तरह से ले सकते हैं, यस। इंडिया के लिए ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट उड़ीसा के लिए ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पूरी के लिए ले सकते हैं, नहीं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यस, कोई भी इंडिया, उड़ीसा लो या बिहार लो, झारखंड लो, ठीक है, यस, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी स्टेट आप ले सकते हैं, नहीं। The size of the population for any species is not a static parameter. क्या ये एक static parameter है? The size of the population for any species. किसी भी species का अगर आप क्या करना चाहते हैं, size लेना चाहते हैं, क्या ये एक static parameter है? क्या आपने 2020 में जो लिया था वो 2024 में भी वही होगा? क्या ये static है? क्या 2020 में जितने
ह्यूमन थे, क्या 2024 में ही उतने ही ह्यूमन रहेंगे? नो, ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है। क्या होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टाइम। टाइम के हिसाब से मैंने देखो टाइम लिया, ईयर 2020, ईयर 2024, इसके हिसाब से ये क्या है? डायनामिक है। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक। ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। अब बताओ, जहां पर फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर। प्रेडेशन प्रेशर क्या है? और आपको पता है प्रेडेटर और प्रे के बारे में? प्रेडेटर और प्रे के बारे में तो आपको पता ही होगा। जहां पर प्रेडेटर ज्यादा है, क्या प्रे का पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है? नहीं। फूड अवेलेबिलिटी भी मैटर है। फूड अगर नहीं है बेटा, फूड अवेलेबिलिटी के लिए प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी एरिया में। क्या विदाउट फ्लोरा फोना हो सकते हैं? मुझे बताइए। ट्रॉपिकल में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है? सिंपल सा क्वेश्चन। ट्रॉपिकल में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इसलिए ज्यादा एनिमल क्या हो सकते हैं? उनको फूड मिल सकता है, वैरायटी ऑफ फूड मिल सकता है एनिमल को, इसलिए ज्यादा एनिमल्स है। बिना प्लांट के एनिमल नहीं होते। तो फूड अवेलेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लांट्स के ऊपर। और किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है क्या? नहीं, प्लांट्स। क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये याद रखिए, फूड अवेलेबिलिटी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा? डाइवर्सिटी के लिए एक फैक्टर है। प्रेडेशन प्रेशर, देखो एक तो मैं कह रहा हूं ज्यादा लायन अगर होंगे तो क्या होंगे? हर्बीवोर को सारे मार सकते हैं। अगर हर्बीवर मर गए तो फिर क्या होगा? कार्निवर भी मर जाएंगे। तो प्रेडेशन प्रेशर बैलेंस में होना चाहिए। एडवर्स वेदर कंडीशन अगर बहुत खराब है उस एरिया में, तो फिर क्या वहां पर एडवर्स कंडीशन, पानी ही नहीं है वहां पर, वाटर क्या है की दिक्कत है। अगर वाटर की दिक्कत है, स्कैरसिटी है, मुझे बताओ क्या इस वाटर स्कैरसिटी में ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है? आप समझ रहे हैं? रेनफॉल, रेनफॉल, वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रहा है वहां पर? रेनफॉल नहीं हो रहा है, रेनफॉल, रेनफॉल नहीं हो रहा है। नहीं, रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो रेनफॉल नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे। प्रोड्यूसर्स अगर नहीं है तो फिर एनिमल डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। यस, आप डेजर्ट में देखिए क्यों ऑर्गेनिज्म स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों कम है डेजर्ट में? ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशन। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, और आप देख सकते हैं कि वहां पर रेनफॉल कम है इस वजह से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफिशियली काउंटेड, ऑफिशियली कब काउंटेड होता है? फर्स्ट 4 मंथ ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड। मतलब 10 साल में, 10 साल में जब क्या होता है, 10 साल में जब फर्स्ट ईयर आता है काउंट करने का, उसके 4 मंथ जो होते हैं उस 4 महीने में काउंट किया जाता नहीं। फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड, फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड। फर्स्ट ईयर लेना है, 10 साल का पहला ईयर लेना है, और 4 मंथ में आपको कैलकुलेट करना है। इसे क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। मैंने कहा था अगर ह्यूमन पॉपुलेशन आप देख रहे हैं तो सेंसस कहते कह सकते हैं। पॉपुलेशन साइज इज अ टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एज डेजिग्नेटेड एज एन। ठीक है, ये पॉपुलेशन जो साइज है टेक्निकली हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एन। एन पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है एन। कौन सा फॉर्म है? एब्रीविएटेड फॉर्म है एन। याद रखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन एन एरिया। आप देखेंगे, आपने कभी देखा है सेंसस में घर में कुछ लोग आते हैं और एक फाइल लेकर आते हैं, लिखते हैं आपके कितने हैं माता पिता, आपके कितने चाइल्ड हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। नहीं, जनगणना होता है, जनगणना। ठीक है। और आप देखेंगे
कि आपके फादर हो, मदर हो, या आपसे पूछ लें कि कौन कौन रहता है, कौन कौन है और कितने लोग हैं। तो ये सेंसस, और ये जो सेंसस लिया जाता है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन। वो ऐसे कैलकुलेट कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक किलोमीटर में। अब क्या सब जगह पर करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, अब सब जगह करना डिफिकल्ट है। एक एवरेज आउट निकालते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हैं, ठीक है? तो वही होता है। यस, मुंबई बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। अब क्या होता है, आप देखेंगे कि कुछ एरियाज में बहुत लोग रहते हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। वो क्या करते हैं, विलेज एरिया को छोड़कर सिटी में आ जाते हैं। इस पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सिटी का मतलब क्या है? जगह कम नहीं है। अगर विलेज लोग छोड़कर सिटी में आकर रहने लगेंगे तो आपको लगेगा ही ज्यादा पॉपुलेशन है। अब विलेज में अगर लोग रहते तो वो क्या होता, विलेज के लोग अगर विलेज में उनको सारा सुविधाएं मिल जाते, नहीं, वो सिटी में क्यों आते? Why do village people come to the city? For better education, yes, for better facility, better hospitals। नहीं, वही तो है, मनी, पैसे क्यों चाहिए? पैसे एजुकेशन के लिए चाहिए, पैसे हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए चाहिए, फॉर द नीड्स। अगर गवर्नमेंट विलेज एरियाज में उन नीड्स को प्रोवाइड कर दे, अब विलेज एरिया में उनको अपने क्रॉप के लिए सही दाम मिल जाए, नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देयर आर रीजंस, बिकॉज विलेज पीपल सी कि इतना मेहनत करते हैं और उनका जो क्रॉप है वो तो उनसे कम कम दाम में लिया जा रहा है, लेकिन शहरों में ज्यादा दाम में बेचा जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? तो एक डिस्पैरिटी हो रहा है। उनको क्या मिल रहा है? उनको धोखा मिल रहा है ना। वो मेहनत ज्यादा करते हैं खेतों में, तो उनको भी एक क्या होना चाहिए, इनका नीड फुलफिल करने के लिए बेटर हॉस्पिटल, बेटर स्कूल्स, बेटर एरियाज मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बैलेंस मेंटेन होता है। जब तक बैलेंस मेंटेन नहीं है, ठीक है, द रिच गेट्स रिचर, द रिच गेट्स रिचर, वो क्या होता है, वो इनबैलेंस क्रिएट करता है। तो अब ये देखो, याद रखो कि आपको पता है, अगर आपको भी पता है इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो जाता है इससे, आप समझेंगे मैं तो रीच होता जाऊंगा और कभी नीचे नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा आपके पेपर का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। आपने जो आप नोट रखे हैं बहुत सारे पेपर, वो पेपर ही तो हैं। आप मुझे बताओ, अगर फार्मर क्रॉप ग्रो नहीं करेगा, आपका चीजें एक्सपोर्ट नहीं होंगे, तब आपका इकोनॉमी डाउन होगा और उस पेपर का वैल्यू कुछ नहीं है। बैलेंस जब तक है तो सब सही है, जब बैलेंस बिगड़ेगा, ज्यादा बिगड़ेगा, तब क्या होगा, इकोनॉमिक डाउन। ठीक है, क्लियर है? तो इक्वलिटी इन द सेंस मैं नहीं कह रहा हूं सबके पास सेम मनी होना चाहिए। देखो, इकोनॉमी इज द वर्ड इम्बैलेंस। आप समझ रहे हैं, इकोनॉमी का मतलब बैलेंस नहीं है। किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी के पास थोड़ा सा कम होगा। देर इज नेवर कि सारे लोगों के पास सेम मनी होगा। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द डिफरेंस शुड बी लेस। इकोनॉमी का मतलब ही है कि कोई ज्यादा ऊपर रहेगा, फिर लेवल लेवल में आएंगे, लेकिन वो लेवल का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आप इसको, आप ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आप देखें, द पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी बात करें, तो फिर नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एट ब्रह्मपुत्र पुत्र, ठीक है, भरतपुर वेटलैंड्स, ब्रह्मपुत्र नहीं, ये भरतपुर वेटलैंड्स है, इन एनी ईयर और गो ऑन टू मिलियंस लाइक क्लैमाडोमोनास इन ए पॉन्ड। अब ये देखो, जो साइबेरियन क्रेन आते हैं वो भरतपुर में आते हैं? नहीं, भरतपुर के वेटलैंड एरियाज में आते हैं। अगर हम क्लैमाडोमोनास के साथ कंपैरिजन करें तो वो मिलियंस ऑफ क्लैमाडोमोनास है। तो डिफरेंस है।
साइज या डेंसिटी इन नेचर में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू आर टेकिंग। ठीक है, चलिए क्लाइमाटोमोनास के बारे में हमने बताया। पॉपुलेशन डेंसिटी वेरियस मेथड में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। 200 पार्थेनियम ग्रास है एक एरिया में, सिंगल यूज बैनियन ट्री है। अब मुझे बताओ, क्या नंबर लेना सही होगा या बायोमास लेना सही होगा? यहां पर नंबर लेना सही होगा या बायोमास? आप एक बैनियन ट्री को 200 पार्थेनियम ग्रास के साथ कंपैरिजन करें तो नंबर यहां पर नहीं लेना, यहां पर क्या लेना? बायोमास। तो मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन में सिर्फ क्या नंबर आते हैं? नहीं, मैंने कहा था बायोमास भी आ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था। क्या सिर्फ नंबर आते हैं? नहीं, मैंने क्या कहा था? बायोमास भी आता। तो यहां पर मीनिंगफुल मेजरमेंट क्या होगा पॉपुलेशन साइज का? बायोमास होगा, परसेंटेज कवर या बायोमास, याद रखिएगा। तो क्या ले रहे हैं, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हमें नंबर लेना है, कहां पर हमें साइज लेना है। अब यहां पर और एक मेथड है, रिलेटिव डेंसिटीज। द नंबर ऑफ फिश caught per tap is good enough measure of its total population density in a lake। आपने क्या किया? ट्रैप लगाया, और ट्रैप लगाकर आपने देखा वहां पर नंबर ऑफ फिश आप देख रहे हैं पर ट्रैप। तो उससे क्या, टोटल पॉन्ड में कितने होंगे, क्या आप इसके रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी क्या, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? पर ओरिजिनल। यस, आपने डिफरेंस निकाला, अंदाज लगाते हैं रिलेटिव डेंसिटी में। बेसिकली ओरिजिनल के साथ क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं। बेटा एक पॉन्ड में आपने ट्रैप में आपने 2 पॉन्ड लिया, पॉन्ड 1 एंड पॉन्ड 2। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पॉन्ड 1 में 10 फिश आए पर टैप, इसमें 20 फिश आए। तो मुझे बताइए किस में ज्यादा होंगे? जो पॉन्ड में 20 फिश निकले हैं। नहीं, तो ट्रैप के हिसाब से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, यहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, एक्चुअल नहीं, रिलेटिव, क्योंकि आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर। ठीक है, तो दिस इज मेजरमेंट पर ट्रैप आप देख रहे हैं। अब यहां पर टाइगर सेंसस भी होता है, लेकिन टाइगर, आप बताइए, क्या आप टाइगर को पकड़ पकड़ कर आप काम कर सकते हैं? आप कहेंगे सारे टाइगर जो फॉरेस्ट में हैं, आप आज आकर लाइन में खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाएंगे? हैं? वो क्या करेंगे? आपका आपका क्या बनाएंगे? आपकी क्या क्रश कर देंगे आपको, अपने दांतों से आपको क्रश कर देंगे। आप कहेंगे उनको अरे लाइन में खड़े हो जा, वो आपको क्या करेंगे? बिना बटर के चबा देंगे, बिना बटर के चबा देंगे वो। ठीक है, तो टाइगर सेंसस कैसे लिया जाता है एक बड़े से नेशनल पार्क में? नहीं, टाइगर रिजर्व में कैसे लिया जाता है? बेस्ड ऑन पग मार्क एंड पिलेट्स। फिकल पिलेट्स होता है उनका जो पोटी, नहीं, जो वो पोटी करते हैं, एक्सक्रीटा होता है, उसके हिसाब से। तो पगमार्क होते हैं उनके पैरों के निशान, उनके पैरों के निशान लेते हैं, और क्या लेते हैं, उनका फीकल मैटर जो है उसको लेके। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। यस, नेशनल पार्क बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है कि नहीं? और जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो बड़े बड़े एरिया होते हैं, आसान नहीं होता है। वो क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सर ये नेशनल पार्क में काम करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? क्या फॉरेस्ट जो होता है वो एग्जाम देते हैं ना, देते हैं, इंडियन आईएफएस देते हैं। हाँ वेरी गुड, आईएफएस देते हैं, नहीं आईआरएफएस देते हैं, जो फॉरेस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली ए ग्रेड जॉब होता है वहां पर। हाँ ठीक है,
तो वो आप दे सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो कौन भारी है, अर्थ भारी है या हम भारी है? अर्थ भारी है या हम भारी है? हम भारी है। अच्छा, चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करें। इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। आपने 2000 में जो पॉपुलेशन आपने देखा था, 2010 में आप जब पॉपुलेशन देखेंगे तो क्या इनमें डिफरेंस आएगा? यस, तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जेब्रा देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे जेब्रा, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। वहां पर एक आपने देखा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 3 6 9 10, 10 जेब्रा देख रहे हैं। तो क्या डिफरेंस कितना है 9 जेब्रा का? पहले एक जेब्रा देखे थे, यहाँ पर 10 जेब्रा देख रहे हैं, तो फिर कितना डिफरेंस है आपके? 9। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रेडेशन प्रेशर देखिए, यहाँ पर एक लायन था और यहाँ पर 10 जेब्रा है, तो फूड अवेलेबिलिटी है, एक लायन और 10 जेब्रा, तो ये एक फूड अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये सही है, ये चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा लायन होने से फूड अवेलेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक डिफरेंस होना चाहिए, नहीं, एक डिफरेंस होना चाहिए प्रेडेटर और प्रे के बीच। natality, it refers to the number of births during a given period। देखिए, number of births during a given period in the population that are added to the initial density, इसे बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन भी कहते हैं। natality जो है वो इंक्रीजेस द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन डेंसिटी क्या लिया था? पॉपुलेशन डेंसिटी हमने क्या लिया था? हमने एन लिया था। अब हम नैटालिटी जो लिया है इसे बर्थ रेट भी कहते हैं, बर्थ रेट भी कहते हैं। तो क्या लेंगे? क्या हम बी ले सकते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म? यस, कैन वी टेक बी एज एब्रिविएटेड फॉर्म? बी ले सकते हैं। बर्थ रेट नैटिलिटी सेम होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना। मोर्टेलिटी, इसे डेथ रेट कहते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम लेते हैं, इसे डेथ रेट भी कहते हैं। और यहाँ पर मोर्टेलिटी को क्या हम डी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिए? यस, यहाँ पर डिक्रीज इन द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या डिक्रीज होगा इससे? यस, पॉपुलेशन अगर हम बात करें, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। नाटालिटी से इंक्रीज होता है, मोर्टेलिटी से क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब मुझे देखो, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के बारे में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो हैबिटेट को लीव किए हुए हैं, लेफ्ट द हैबिटेट, इसे एमी, ई फॉर एग्जिट कहते हैं। इस तरह से याद रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ई फॉर क्या होता है? एग्जिट, मैंने आसान बना दिया याद रखने, जो चले जाता है, इमिग्रेशन। आप क्या थे? इंडिया में थे, आप यूएस चले गए, तो आपने इमिग्रेशन कर लिया, इंडिया से आपने इमिग्रेशन कर लिया, एग्जिट कर लिया। और इमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज हु हैज कम टू द इनटू द हैबिटेट। यस, जो आए हैं, इमिग्रेशन मतलब अंदर चले आए हैं, जैसे कि ई फॉर एग्जिट है, आई फॉर इन है, इन आए हैं, इन मतलब एंटर किए हैं। यस, आई फॉर इन, आई फॉर इन एंटर किए हैं, ई फॉर एग्जिट। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों याद रखें। तो मुझे बताइए, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम ई ले रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसे।
ओके, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप इसे याद रखें, ठीक है, याद रखें। आ रहा है स्क्रीन अभी? यस, वॉइस आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, वॉइस आ रहा है। यस, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेम स्पीसीज एंड कम इनटू द। सर, कैन वी मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स? अब माइग्रेटरी बर्ड्स अगर परमानेंटली सेटल क्या करते हैं, वो फिर से चले जाते हैं। धनंजय, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनको इतना महत्व नहीं दे सकते क्योंकि वो परमानेंटली सेटल नहीं करते। ठीक है, बस दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ। ओके, तो इमिग्रेशन में क्या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यस, ठीक है, तो चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। नाटैलिटी पॉजिटिव मैंने दिया है, क्यों पॉजिटिव दिया है? पॉजिटिव दिया है, ठीक है, इंक्रीज होता है, नहीं, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अब इमिग्रेशन में भी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव हो रहा है। इमिग्रेशन दे रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं, इमिग्रेशन की वजह से। तो एक फॉर्मूला निकालते हैं ना, ठीक है, n है population density at time t, then the density at time t plus 1 क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है n t plus 1 इज इक्वल टू n t प्लस ब्रैकेट में बर्थ रेट प्लस, ठीक है, और हमने क्या लिया है? इमिग्रेशन, आई, इमिग्रेशन, वो बढ़ाते हैं, माइनस क्या किया हुआ है? डेथ रेट और इमिग्रेशन, इसी तरह से। आप समझ रहे हैं ना? अगर आप खुला भी ले लें, एन टी प्लस 1 ले रहे हैं, तो इनिशियल तो ये थे ना, इनिशियल, फिर आप क्या ऐड करेंगे? बी, बी फॉर बर्थ रेट, नाटैलिटी, प्लस क्या कर रहे हैं आप? कर रहे इमिग्रेशन, ये क्या है? इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन है। आप माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे आप मोर्टेलिटी, नहीं, मोर्टेलिटी को हमने डेथ लिया, डेथ रेट, और इमिग्रेशन भी हमने नेगेटिव किया है, इमिग्रेशन। आप तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप डेंसिटी नहीं निकाल सकते? आप बताओ, अगर आप ये फॉर्मूला को यूज करते हो तो इनिशियल, अब सिंपल सा चीज है, मुझे बताओ, 2010 लेता हूं, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन तो एनटी होगा, आपको पहले पता होगा। आपको पूछा जा रहा है 2020 में, तो ये 10 साल में आप क्या कर रहे हैं? टाइम हो गया कितना? एन टी प्लस 1, आपने 10 साल का, ये एन टी है। अब मुझे बताओ कि इनिशियल पॉपुलेशन तो आपको लेना ही है, प्लस 10 साल में आपको बर्थ रेट भी लेना है, 10 साल के अंदर आपको इमिग्रेशन लेना है, ये तीनों तो लेने ही है। ध्यान दो, फिर क्या करना है? इसको माइनस करना है, किससे? डेथ रेट से। माइनस किससे करना है आपको? इमिग्रेशन से। तो इससे निकल जाएगा। यस, आपको समझ में आ रहा है अभी क्यों मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं? एंटी इनिशियल पॉपुलेशन 2010 में था, फिर क्या हुआ 2010 में इनिशियल पॉपुलेशन ये था, इनिशियल, आप यहां पर इनिशियल इसको ले रहे हैं, ठीक है। 2020 में एनटी प्लस 1, 10 साल में कितना पॉपुलेशन हुआ? तो इनिशियल पॉपुलेशन तो लेना ही है, फिर आप बर्थ रेट लेंगे, आप इमिग्रेशन लेंगे,
डेथ रेट और इमिग्रेशन चारों फैक्टर को लेना है। NT+1 समझ में आ गया? ये NT+1 आप 10 साल में ले रहे हैं ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, आपके ह्यूमन पॉपुलेशन आप 10 साल में ले रहे हैं, जिसे आप सेंसस भी कहते हैं। ठीक है, अब बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन करवा दूं? करवाता हूं। समझो कि 2010 में पॉपुलेशन था, वो ऐसे बता रहा है कि थे 10,000। मैं कम ले रहा हूँ, ठीक है, 10,000। ठीक है, और आपको आपको वो बता रहा है बर्थ रेट, आपको उसने बता दिया कितना है। बर्थ रेट है 1000, डेथ रेट है आपका 500, इमिग्रेशन है 100, एमिग्रेशन है 200। अब मुझे बताओ, आप निकाल सकते हो NT+1? ये सारे हैं आपके 2020। अब निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। फॉर्मूला है NT+ क्या होगा, B+I माइनस आपके D+E। अब मुझे बताओ NT क्या है? NT तो 10,000 है, लेना ही है। B+I देखो, B 1000 है और ये 100 है, तो क्या होगा, 1100 हो गए। माइनस किसे करना है? 500, ये 200, 700। 700 माइनस करने हैं, तो मुझे बताओ। अब मिल गया आपको 10,000, ये कितना हो गया, 1100 से इसको 700 निकाल देने से 400 हो रहे हैं, तो 400 का फायदा हुआ, 10,400 हो जाएंगे। ठीक है, मिल गया आपको? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं, कोई भी एक वैल्यू छोड़ सकता है। नहीं, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू छोड़ देगा तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने NT दे दिया और NT+1 दे दिया, और मैंने सारे दिए लेकिन E नहीं दिया, E मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। मैंने NT दिया, N+1 दिया, B दिया, D दिया और I दिया, लेकिन E नहीं दिया, तो E निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। कोई भी एक फैक्टर आप निकाल सकते हो, मैं इस तरह से किया है। नहीं, कोई भी एक फैक्टर आप निकाल सकते हो। सिंपल मैथ है, सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा ट्रिकी वाला नहीं है, बहुत सिंपल मैथ्स। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस इफ, कैसे इंक्रीज करता है? अब B+I ज्यादा हो D+E से, तभी तो इंक्रीज करेगा। बर्थ और इमिग्रेशन ज्यादा होगा, अगर डेथ और इमिग्रेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, राइट? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या नॉर्मल कंडीशन में बर्थ रेट और डेथ रेट नॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल कंडीशन में कौन से दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है? बर्थ रेट और डेथ रेट है। बर्थ और डेथ, यस, बर्थ और डेथ। द अदर टू फैक्टर कब आएंगे? एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस अंडर स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में ही बाकी के दो फैक्टर हम लेंगे। बाकी के दो फैक्टर क्या हैं? एक आई है और एक ई है। क्या है? न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, तो यहां पर इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा मोर सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। अरे न्यूली कॉलोनाइज्ड हो रहा है, पाइनियर कम्युनिटी है। नहीं, पाइनियर कम्युनिटी है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट, क्या वहां पर बर्थ होने लगेंगे जल्दी जल्दी, या कितने आ रहे हैं? बताइए, कितने आ रहे हैं इमिग्रेशन, न्यूली कॉलोनाइज्ड। न्यूडेशन याद है? न्यूडेशन, न्यूडेशन, न्यूडेशन याद है? किसमें पढ़े थे आपने न्यूडेशन? याद कीजिए। सक्सेशन, सक्सेशन,
सक्सेशन याद कीजिए, सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन नहीं, सेकेंडरी सक्सेशन याद कीजिए, नहीं तो कितने आ रहे हैं? तो न्यूली कॉलोनाइज्ड केस में ही न्यू हैबिटेट होना चाहिए, या न्यूली कॉलोनाइज्ड में ही कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है? आई फैक्टर हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ, क्या मैं क्लियर हूं? यस, या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए बर्थ और इमिग्रेशन का ज्यादा होना चाहिए देन डेथ एंड इमिग्रेशन। अगर डेथ एंड इमिग्रेशन का ज्यादा है तो वो डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज। ये हमने डिस्कशन कर लिए क्लाइमेडोमोनास पॉन्ड के बारे में, एनसीईआरटी है, सब एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये भी एनसीईआरटी का है, याद रखिए, मैंने सब पढ़ा दिया है आपको, ठीक है? ये सारे एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। फिर ये भी हमने नैटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, याद रखिए, इनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। से कह रहा है, ये कह रहा है कि पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स, मतलब चेंज होता है ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस, नैटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक, इन 4 फैक्टर्स के बारे में। और यहाँ पर ये डायग्राम भी हमने समझा दिया है आपको, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, देखिए फॉर्मूला भी दिया है, एन टी प्लस वन, एन टी प्लस वन हमने दे दिया है, इजिकल टू एन टी बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, याद रखें, डी प्लस ई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड? चलिए आंसर दीजिए। वैनिशिंग पॉपुलेशन कुछ ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं था शायद, मुझे लगता है। स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि स्टेबल में क्या होता है? सेम होता है, नहीं ना, आपके प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव डिक्लाइनिंग, यस, डिक्लाइनिंग हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव से, एक्सपेंडिंग तो होगा ही। इन ए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल्स, R is 0.5 females per year. What will be the population size in 6 years? ठीक है, अब इसको आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला डालकर, नहीं, ये आप फॉर्मूला डालकर इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं ज्यादातर, तो इसको हम आगे करेंगे। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ये हम आगे करेंगे, ठीक? अब चिंता मत करो इसका। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉर्मूला के बारे में, ठीक है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक तो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, दूसरा होता है लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। नेचर में क्या होता है? नेचर में कौन सा ग्रोथ कर्व एक्चुअली होता है? एक्सपोनेंशियल होता है या लॉगिस्टिक होता है? अगर मैं नेचर के बारे में पूछूं तो नेचर में क्या होता है? नेचर में लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नेचर में फूड एंड स्पेस जो होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड, लिमिटेड होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज, यस। एक्सपोनेंशियल के लिए क्या चाहिए? अनलिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, जो नेचर में क्या है? नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ये नेचर में अवेलेबल ही नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मर तो जाते हैं ना एक टाइम के बाद, नेचर में अवेलेबल नहीं, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल। अब देखिए यहाँ पर आपने जे शेप देखा है, जे शेप, और दूसरे में आपने क्या दिखा है? एस शेप देखा है। तो दोनों शेप के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? फूड एंड स्पेस आर एसेंशियली फॉर अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, बिना रुकावट के ग्रोथ करने के लिए आपको क्या चाहिए? फूड एंड स्पेस चाहिए, बिना रुकावट के। अनइम्पेडेड मतलब विदाउट
विदाउट एनी डिफिकल्टी, वो क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज जो फूड आर अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज शो इट्स फुल innate potential to grow in number, then the population grows in an exponential या geometric fashion. exponential या geometric fashion में क्या होगा, वो ग्रो करेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिया है। एक एक्सेस में मैंने लिया है टाइम लिया है, दूसरे एक्सेस में मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी लिया है। टाइम टी ले सकते हैं हम, ठीक है, टी ले सकते हैं टाइम को, टी फॉर टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, growing exponentially under unlimited resources can reach enormous population density in a short time। लेकिन ये नेचुरल कंडीशन में प्रैक्टिकल नहीं है। इसका फॉर्मूला दिया गया dn by dt is equal to rn। r क्या है? रेट है, रेट है, याद रखिए r क्या है? रेट है, ठीक है। dn by dt, dn by dt, तो इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लेते हैं। पॉपुलेशन n है, बर्थ रेट b है, डेथ रेट d है। द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज n क्या कर सकते हैं, और टाइम पीरियड t क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। dn by dt इज इक्वल टू b माइनस d ऑफ n, और b माइनस d क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस है, या फिर इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रेट कह रहे हैं, रेट कह रहे हैं। तो आर एन आप जो लिए है, तो आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। बी क्या है? बर्थ है, और डी क्या है? डेथ है, डेथ। और बी माइनस डी को हमने क्या लिया है? आर लिया। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। बी माइनस डी क्या है? आर है। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल और ग्रोथ रेट। बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? मैक्सिमम ग्रोथ देख सकते हैं, यस, मैक्सिमम ग्रोथ देख सकते हैं। आपके पोटेंशियल मतलब जितना है, जितना एबिलिटी है आपका ग्रो करने का, डेवलप करने का, बर्थ करने का, जितना भी एबिलिटी, मैक्सिमम जितना आप बर्थ कर सकते हैं, क्या बायोटिक पोटेंशियल है वो? यस, वो बायोटिक पोटेंशियल जितना कर सकते हैं। क्योंकि क्या इनको अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? क्या रिसोर्सेज की कोई लिमिटेशन है यहाँ पर? नहीं, रिसोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में इसको आप रिवाइज करेंगे, ग्रोथ मॉडल के हेडिंग में याद रखेंगे, ठीक है। और और इनका एक और चीज है कि जो आर है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम बायोटिक पोटेंशियल जान ले, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई फैक्टर ले रहे हैं, कोई और बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर ले, कंपेयर कर सकते हैं कि पोटेंशियल उस फैक्टर के वजह से कितना कम हो रहा है या बढ़ नहीं। अगर एक बायोटिक फैक्टर, अब मुझे बताओ, एक लायन था, दो और लायन आ गए, तो मुझे बताओ पॉपुलेशन बायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मुझे बताओ। अगर मैंने डियर का पॉपुलेशन लिया है, नहीं, अब मैं इसको कौन अफेक्ट कर सकता है? कोई बायोटिक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? तो बेसिकली इनके पॉपुलेशन को डैमेज कौन कर सकता है? लायन, नंबर ऑफ लायन, यस। अबायोटिक फैक्टर में क्या हो सकता है? फैक्टर में क्या हो सकता है? अबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर हो सकता है, वो हैबिटेट का इनका दिक्कत हो सकता है, फूड का दिक्कत हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इंट्रिंसिक रेट को क्या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? आर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? यस, आर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आर क्या है? आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। मुझे बताओ, बर्थ हो रहे हैं, लेकिन लायन के वजह से ज्यादा डेथ भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। 4 लायन थे, मैंने 10 लायन ले आए, तो क्या होगा? तो डियर का पॉपुलेशन क्या होगा? बर्थ से ज्यादा डेथ हो जाएगा, बर्थ से ज्यादा क्या हो जाएगा?
डेथ हो जाएगा। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों अफेक्ट कर सकते। हाँ बेटा, पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज है। डियर में मैं क्या कह रहा कि इसका पॉपुलेशन अफेक्ट कैसे होता है। क्या एक बाहर का फैक्टर इसे अफेक्ट कर सकता है, बायोटिक फैक्टर? क्या एक अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? मैं, आप तो सही कह रहे हैं, डियर के पॉपुलेशन में मैंने लायन एक अदर फैक्टर है, वो बायोटिक फैक्टर। अब वो आ रहा है, वो इंपैक्ट करेगा कि नहीं? असेसिंग इंपैक्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब डियर के पॉपुलेशन को क्या सिर्फ डियर ही संभालते हैं या लायन भी संभालता है, मेंटेन करता है? बताइए। क्या खाना भी तो मेंटेन करता है? अदर फैक्टर्स के बारे में बात करें, पॉपुलेशन ऑफ द डियर, यस, बट विच ऑफ द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग? तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, फूड एंड स्पेस नहीं, अरे जगह ही नहीं है डियर के लिए, तो और डियर आ सकते हैं, खाना ही नहीं है, ठीक है। तो नेचर सब बैलेंस कर देता है। आप समझेंगे कि आप ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, नहीं, अरे नेचर सब बैलेंस कर देता है। आप जितना कोशिश कीजिए नेचर से लड़ने के लिए, आप लड़ नहीं सकते। नेचर इज द अल्टीमेट फैक्टर। नेचर विल बैलेंस एवरीथिंग, किसी न किसी रूप में आएगा और आपको वो कंट्रोल करेगा ही करेगा। कोविड, यस इट्स कोविड। बेटा देखो, हमने ही इस चीज को बढ़ावा दिया है। कोविड इज नॉट ए नेचुरल फेनोमिनन ओनली, बट ह्यूमंस इंटरफियरिंग इन नेचर। बताइए कोविड किसके वजह से? इजंट इट द ह्यूमन इंटरफेयरिंग विद द नेचर? यस। अननेसेसरीली ज्यादा आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो क्या होगा, नेचर भी बैलेंस करेगा, वो अपना हिसाब किताब बनाता है नहीं। आप सारा कचरा क्या करते हैं, सी में डंप कर देते हैं, सुनामी आया, सारा कचरा फिर से आपके सिटी में डाल दिया। वही है कि आप नेचर के साथ ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस को रिड्यूस जब तक नहीं करते हैं, नेचर भी आपके लाइफ में इंटरफेरेंस करेगा और सब बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा ग्रोथ मॉडल्स में, पॉपुलेशन ग्रोथ में। नेक्स्ट हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। कहते हैं इकोलॉजी इंटरेस्टिंग नहीं, मैं रुका हूं, मैं इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है पढ़ने में, नहीं मजा आता है इस चैप्टर में, बहुत सारी चीजें, दूसरी चीजें, मजा आता है। हाँ बताइए अमित। हूँ मैं, बताओ, डाउट क्या है? कहानी लग रहा है ना, यस, ह्यूमन का कहानी है, नेचर का कहानी। नहीं, रणनीति में मैं नहीं रह रहा हूँ, आपके रहेंगे इन व्यास सर रहेंगे शायद, शैलेश जोशी सर रहेंगे, शैलेश जोशी। हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन है, वो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन ए फॉरेस्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल, यस, डिफरेंट लेयर्स इन ए फॉरेस्ट, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। सर इकोलॉजिकल हायरार्की का मतलब क्या है, ये तो समझ गया, लेकिन पॉपुलेशन कम्युनिटी क्या है, बट इकोलॉजिकल हायरार्की मतलब, इकोलॉजिकल, बेटा हायरार्की मतलब क्या है? हायरार्की मतलब आप पोजीशन ले रहे हैं ना। अब मुझे बताओ, अब मैं सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ले रहा हूं, तो मुझे बताओ, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में है, इंडिविजुअल। लेकिन मैं अगर पॉपुलेशन ले रहा हूं, मुझे बताओ पॉपुलेशन ले रहा हूं, तो ये 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मुझे बताओ ज्यादा कौन है नंबर में? ज्यादा कौन है? पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन सिर्फ क्या कर रहे हो, एक ही स्पीसीज का ले रहा हो, सेम स्पीसीज का ले रहा हो, नहीं। अब मैं ले रहा हूं कम्युनिटी, कम्युनिटी,
अब मुझे बताओ कम्युनिटी में क्या होंगे, डिफरेंट स्पीसीज होंगे। तो अगर डिफरेंट स्पीसीज होंगे तो नंबर भी इंक्रीज होगा कि नहीं। एक स्पीसीज ले रहे थे, बहुत सारे स्पीसीज ले रहे हो, नंबर इंक्रीज होगा। और किसी भी एक एरिया का आप ले रहे हैं तो नंबर ही इंक्रीज होगा। आप एक एरिया में एक स्पीसीज ले रहे हो, एक एरिया में डिफरेंट स्पीसीज ले रहे हो, तो नंबर ऑफ स्पीसीज हेरारकी में बढ़ रहे हैं। तो वही है ना, हेरारकी है वो, वही तो हेरारकी है। आप इकोसिस्टम ले रहे हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जब आप लेते हैं तो क्या होता है इकोसिस्टम में, आप स्पीसीज भी ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर भी ले रहे हैं। मुझे बताओ एरिया वाइज आपने सारा इंक्लूड कर लिया, पूरा इंक्लूड कर लिया, पूरा एरिया को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूडेड, ऑल द एरिया इज इंक्लूडेड। यस, यहां पर एरिया वाइज और यहां पर कम्युनिटी में एरिया वाइज में सिर्फ आपने लिविंग लिया था। लेकिन अगर एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग ले रहे हैं तो एरिया भी तो बढ़ रहा है ना। तो क्या हायरार्की में आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो। बेटा रणनीति में बताएंगे आप कैसे अभी प्रिपरेशन करेंगे आगे के लिए। रणनीति में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सर रहेंगे और आपको रणनीति बताएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। ठीक है, थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप तो मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, हर क्लास में आप मुझे पूछ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, मुझे लगता है आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके, अमित डाउट क्लियर हो गया आपका, पीहू, यस, अल्पिया, सब डाउट क्लियर है। ओके, बाय एवरीवन। बाय वर्षा, बाय। ओके ओके, चलिए, बाय आनंदिता, बाय।